सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो और जिसको हम भाई हिंदी में बोल के चलते हैं, हाँ भाई, अल्पकालीन उत्पादन संतुलन। ठीक है, मैं तुम्हें ना इसका मतलब बता देता हूँ। ठीक है, आज हम उसके आगे करने जा रहे हैं। एक हेडिंग सबने ऑलमोस्ट डाल रखी है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, एक बार बोल दूंगा, जो भी रिकॉर्डिंग से करेगा वो आराम से कर लेगा। ठीक, तो मेरे पास जो टॉपिक है वो है संतुलन उत्पादन की अवधारणा है। ठीक है, सुनो भाई, मेरे पास कहता है संतुलन उत्पादन की अवधारणा, ये तुम्हारी हेडिंग है। और अगर इंग्लिश में बोले तो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक, यहाँ पे आउटपुट का मेरे पास मतलब है जीडीपी। ठीक है, यहाँ जो मेरे पास उत्पादन है ना, इसका मतलब क्या है, जीडीपी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, भाई आउटपुट को हम यहाँ पे जीडीपी बोल के चल रहे हैं। ठीक, जिसको हम बोलेंगे संतुलन उत्पादन की अवधारणा। संतुलन उत्पादन की अवधारणा। ठीक है भाई, यहाँ पे जो उत्पादन है इसका मतलब क्या है भाई, जीडीपी है। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि बच्चों समझो, मेरे पास संतुलन उत्पादन क्या होता है। अगर मैं तुम्हें ना 11th क्लास में लेके जाऊं, मैं तुम्हें नॉर्मल से एक ही बात बोलूंगा, जितनी पूर्ति है उतनी ही मांग है। बस मारिए, जितनी पूर्ति है उतनी मांग हो मार्केट में, हम उसको क्या बोलते हैं, संतुलन उत्पादन। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। मैं तुमसे नॉर्मली बोल रहा हूँ कि बच्चों इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो मैं यही बोलूंगा कि जब भी मेरे पास जितनी डिमांड है अगर उतनी सप्लाई हो, क्या बोला मैंने, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई अगर मार्केट में होती है, हम क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम आउटपुट बोल के चलते हैं नॉर्मली। ठीक है, और संतुलन उत्पादन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास अगली बात क्या आती है, हम कौन सी क्लास में, 12th में। ठीक है, तो हाँ सही है, सुनो, मैं हिंदी मीडियम में तो 12वीं बोलेगा। देखो अब मैंने क्या बोला भाई कि मैं तुमसे अगली बातें बोलता हूँ। हम 12th क्लास की बात पढ़ते हैं, 11th तो हम क्या पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई, ये तो पढ़ते हैं। ठीक है, 12th क्लास के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, जब मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, जब मेरे पास समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट, संतुलन उत्पादन बोलते हैं। बात में आगे हमें पहले पता होना चाहिए भाई कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। ठीक है, अब सुनो, एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम हिंदी में समग्र मांग बोलेंगे। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, हम इसको हिंदी बोलते हैं समग्र पूर्ति। ठीक है, अब सुनो भाई, इसके अंदर मेरे पास कौन सी बातें निकल के सामने आती है। मैं तुमसे नॉर्मली बोलूंगा कि देखो पहले पीएलई तो पता लगी, अब मैं तुम्हें दोनों का मतलब बता रहा हूँ कि किसको क्या क्या बोलते हैं। सुनो, सबसे पहले चीज, तुम इस बात पे हमेशा राजी होते हो कि एक देश में जितनी भी इनकम जनरेट होती है, ठीक, वो सारी की सारी खर्च हो जाती है। हमारे देश में जितना भी पैसा उत्पन्न होता है, एक तरीके से जितनी आय अर्जित होती है, वो सारी की सारी खर्च हो जाती है। ये वाली बातें मानते हो सब? ठीक है, कौन नहीं मानता ये वाली बातें, सब मानते हो? मैंने बस ये बोला कि एक देश है, उसमें जितना भी पैसा कमाया जाता है, सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है। ठीक, ये बात नॉर्मल से होती है। जिसको नहीं पता भाई फिर पुरानी वीडियो वगैरह देखो। अब सुनो, तो भाई मैंने क्या बोला, मेरे पास दोनों के दोनों बराबर हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले इसका मतलब फिर इसका मतलब। पहले तुम्हें इस बात को मान के चलना है कि हमारे देश में जितनी इनकम हुई सारी सारी खर्च हो जाती है। ठीक, मैं तुम्हारे पापा की सैलरी की बात कर दूं ना अगर, तो वैसे ही हमारे पूरे भारत में जितने भी पापा वगैरह हैं, ठीक, तो जितनी मम्मियाँ हैं, उन सब की अगर इनकम को मैं जोड़ूं, ठीक, तो मैं देखूंगा पहले उन्होंने खर्च किया। ठीक है, पहले उन्होंने आधा जितना खर्च करता खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद जितना पैसा बचा क्या किया, बैंक में डाला। लीगल रूप से बैंक में डालना चाहिए। ठीक है, वो इलीगल काम करते बात अलग है। पता अगर ना सबके ऊपर ना केस ठोका जाए ना, ठीक, तो सारे के सारे गुनाहगार हैं। ये देख, एक बात ध्यान रखे चलना कि कोई भी इंसान, देखो हर एक इंसान गुनाहगार है और हर एक क्या मासूम है। क्यों? जब तक पकड़ा ना जाए। ठीक,
बात हमारी है। तो अब ना वही चीज हमारे पास होती है, मैंने बोला कि जितना पैसा उसको उड़ाना था उड़ा दिया, ठीक है, सी कंजप्शन हो गया, उपभोग हो गया। बाकी बचे हुए पैसे कानूनी रूप से उसको बैंक के अंदर डाल देने चाहिए थे, ठीक है। तुमने सुना होगा कि अगर किसी के पापा कंपनी जॉब करते हैं उनका सैलरी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। सैलरी अकाउंट, तो ये पता क्या होता है, ताकि पता लग जाए इंसान कितना खर्च कर रहा है, ठीक। ये पूरा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में ही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो पैसा तुम्हारे पापा की सैलरी का हिस्सा बैंक में गया होगा, ठीक, बैंक वाले ने क्या किया होगा, बैंक वाले ने किसी को लोन दिया होगा, उसने भी तो पैसा खर्च किया होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे देश में जितना पैसा कमाया जाता है सारा का सारा खर्च हो जाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें भाई इसका मतलब बता रहा हूँ मेरे पास की एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, जो समग्र मांग है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। देखो मैं तुमसे नॉर्मली बोल रहा हूँ, पूरे देश के अंदर ना जितने डिमांड करने की प्लानिंग, जितनी मांग करने की इच्छा रखी जाती है, क्या बोला मैंने, जितने मांग करने की इच्छा रखी जाती है, फिर जितने डिमांड की प्लानिंग की जाती है, हम उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। मैंने प्लानिंग, मैंने एक्चुअल नहीं बोला। देखो एक मेरे पास होती है एक्चुअल डिमांड, एक मेरा होता है प्लान डिमांड, ठीक है। एक मैंने प्लानिंग करी, भाई इतना इतना पैसा खर्च करूंगा मैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या है कि भाई एक्चुअल में खर्च कर दिया। अगर हिंदी में बोलूँ ना, मैं नॉर्मली बोलूंगा, एक मेरे पास होती है वास्तविक मांग, ठीक है, दूसरी होती है इच्छित मांग, समझ रहे हो। मेरे पास देखो हिंदी में क्या बोलूंगा, वास्तविक मांग, जिसको हम एक्चुअल डिमांड बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, देखो मेरे पास जो दूसरा वाला है जिसको बोलेंगे, देखो देखो एक मेरे पास एक्चुअल है, ठीक है, और दूसरा मेरे एक डिजायर बोल सकते हैं। एक मेरे पास एक्चुअल, मैं जितना एक प्लानिंग कर ली, ठीक है, प्लानिंग अलग, ठीक है, और दूसरी बात है एक्चुअल अलग। ये तो होता है मैंने प्लानिंग कर रखी है 10 लाख रुपए खर्च करूंगा मैं इस बार, ठीक है, मान लो तो दिवाली आ रही है, ठीक है, मैंने मान के चलिए कि इस बार दिवाली पे 10,000 रुपए खर्च करूंगा मैं, ये मेरी क्या प्लानिंग है, ठीक। अच्छा प्लानिंग कैसे करी होगी, उतना पैसा होगा ना, ठीक है, उतना पैसा होगा मेरे पास से मेरे अकाउंट में, तभी मैंने प्लानिंग करी होगी, वरना प्लानिंग होती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब मेरे पास अगला क्या है, जो एक्चुअल मैंने डिमांड करी है, तो हम एक्चुअल वाले की बात नहीं कर रहे, समझे कुछ, मैं एक्चुअल वाले की बात नहीं कर रहा कि मैंने कितना खर्च कर दिया दिवाली पे, मेरी प्लानिंग थी 10,000, ठीक है, तो लास्ट पता है मैं 10,000 तक पहुंच सकता हूँ लास्ट। अगर मैं पूरे देश को भी लेके चलूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में प्लानिंग करिए कि सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ठीक। तो प्लानिंग कितने की बनती है, जितना पैसा होता है, ठीक। वरना क्या होगा, जो हमने अगर हमसे ज्यादा करते हैं तो दूसरे देश से लोन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। एक देश में ना सिर्फ उतने की ही प्लानिंग, उतने का ही बजट बनाया जाता है जितना पैसा होता है, ठीक। उससे अगर एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, नॉर्मल से की बात बोलूंगा, दूसरे देश से लोन लेंगे। तो भाई ये चीज ना कोई भी देश आता नहीं है, तो अपना बजट ही इतना बनाते हैं जितना उनके पास पैसा है, समझे कुछ। एक देश सिर्फ उतना ही बजट बनाएगा जितना उसके पास पैसा होता है, अगर वो उससे आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, दूसरे देश से लोन लेगा, ठीक है। तो तुम्हें पहले प्लानिंग वाली बात पता लगी, ठीक। जितने की प्लानिंग करी सिर्फ उसको बोलते हैं हम समग्र मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, पता है, जितने की प्लानिंग करी है, ठीक। तुमसे मैं दूसरा ऐसे बोल दूं, और जितने की मैंने प्लानिंग, देखो अब ये तो मैंने प्रोड्यूसर की, ये किसकी बात है, हम सब की बात है, लोगों की, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, इसकी बात चल रही है। दूसरी बात करता हूँ एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति क्या होती है भाई, समग्र पूर्ति का मतलब है जितनी हमने सप्लाई करने की प्लानिंग करी है, समझ रहे हो। देखो जब ना मैंने अपनी जो बुक है मेरी इंग्लिश वाली, तो जब मैंने उसको जब मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी, मैंने प्लानिंग करी थी भाई कम से कम 100-150 बुक बेच दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैंने प्लानिंग करी होगी कि किस किस को बेचनी है, ऐसा तो ना। तो मैं लास्ट तक कहाँ पहुंचा, पहले मैंने मार्केट की डिमांड देखी, पहले डिमांड देखी होगी ना, जो मांग है पहले देखी होगी, उसके हिसाब से सप्लाई तैयार की होगी। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो ये बाहर तुम्हारा जो कोई स्वीट्स है, ठीक है, जो स्वीट्स की शॉप है, ठीक है, तो अब ये मुझे बताओ कि भाई क्या ये 50,000 किलो रसगुल्ले लेके आएगा, नहीं लेके आएगा ना। वो अपने यहाँ की ना एवरेज डिमांड देखेगा कितनी है, उसके हिसाब से सप्लाई करेगा, बात समझ आ रही है। वो कभी भी एक्सेस डिमांड नहीं करेगा, समझे कुछ। तो जो प्लान होता है, जो इच्छित होती है, हिंदी में बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, देखो जो इच्छित मांग होती है उसको बोलते हैं समग्र मांग, जो इच्छित पूर्ति होती है उसको बोलते हैं समग्र पूर्ति, बस में आगे। एक तो इसके डिजायर्ड बोल सकते हैं, ठीक, डिजायर्ड में प्लान, इसको लिखवा दिया मैंने, जिसको लिखना भाई ऐसे लिख लेगा, लिखवा था ना मैंने, हाँ वही चीज। देखो भाई
अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो पहले मैंने समग्र पूर्ति के बारे में बता रहा हूँ। समग्र पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के इच्छित स्तर से, क्या बोला मैंने भाई, इच्छित स्तर से है। ठीक है भाई, डिट्टो वही है जो पिछली क्लास का है ना, ये सारा स्तर वही है, इच्छित स्तर से है। अब कह रहे कि यह जीडीपी का वह स्तर होता है, क्या बोला मैंने, यह जीडीपी का वह स्तर होता है जो एक लेखा वर्ष के दौरान, जो एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक ओ भाई एक मिनट, लेखा वर्ष के दौरान, अच्छा समग्र पूर्ति पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है भाई, समग्र पूर्ति की डेफिनेशन है मैंने, देखो समग्र पूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इच्छित स्तर से है। यह जीडीपी का वह स्तर होता है जो एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक उत्पादन करने या उत्पादन करने की योजना बनाता है। बोला मैंने, प्लानिंग करता है वो, ठीक है भाई। नॉर्मल सी बात ध्यान रख के चलनी है, उत्पादक जो है ना, उत्पादन करने की जितने की योजना बनाएगा उसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला बोल दूं समग्र मांग, तो भाई समग्र मांग कैसे लिखोगे, समग्र मांग से अभिप्राय उत्पादन के उस स्तर से है। समग्र मांग मेरे पास क्या भाई, समग्र मांग से अभिप्राय उत्पादन के उस स्तर से है जो एक लेखा वर्ष के दौरान क्रेता खरीदने की इच्छा रखते हैं। ठीक, तो मैं ना लास्ट की बात है, ठीक, जो लास्ट की बात है वो याद रख के चलिए, जो इच्छा रखते हैं ना वो सारी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भाई और आगे बढ़ते हैं, दिखाना इंग्लिश वाली एक नोटबुक इंग्लिश वाली लिखवा दूं मैं। देखो भाई, मैं तुम्हें ना जो अगली बात है एग्रीगेट डिमांड के बारे में बता रहा हूँ कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है, सिर्फ डेफिनेशन है। पहले मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन है, ठीक है। सुनो, इसमें कह रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने क्या बोला भाई, डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, डिजायर्ड का मतलब जितनी इच्छा करी है, ठीक, इन द इकोनॉमी। सो क्या है कि इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बेटा तुमने विच लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ये विश टू प्रोड्यूस है, विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बात समझ आ गई। ये मेरे पास डेफिनेशन है एग्रीगेट सप्लाई की, विश टू प्रोड्यूस, ठीक है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी। क्या बोला मैंने, एग्रीगेट डिमांड के मेरे पास क्या भाई, लेवल ऑफ जीडीपी दैट द कंज्यूमर। भाई किसकी है नोटबुक, बेटा अंग्रेज हो ये लो, दोनों ही जैसे हो। सुनो भाई, जो सुन जाओ, जो इंग्लिश की जो मेरे पास डेफिनेशन है वो क्या है भाई, सुनो। सांद्रो भाई एक मिनट, हाँ भाई, मैंने इसमें लिखवा रखा है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द बायर विश टू बाय, ठीक है, दैट द बायर विश टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है भाई। पहले मैं तुम्हें एग्रीगेट डिमांड और जो एग्रीगेट सप्लाई इसके बारे में बता दे क्या क्या होता है। अगर मैं तुम्हें इसके इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊं, अगर तुम समझना जो भी लिख रहा है वो अगली हेडिंग डाल लेगा वो, ठीक है, वो भाई वैसे लिखवा चुका हूँ, ठीक है, जो भी वीडियो से लिखेगा उसके बारे में कह रहा हूँ। संतुलित उत्पादन या फिर इसको संतुलित जीडीपी बोलते हैं, संतुलित उत्पादन ब्रैकेट में संतुलित जीडीपी। अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ठीक है, और जिसको भाई इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सुनो। नॉर्मली बोलूंगा भाई इक्विलिब्रियम आउटपुट या फिर मेरे पास जो इक्विलिब्रियम जीडीपी इसको बोलते हैं, और हिंदी में संतुलन उत्पादन, फिर मेरे पास यहाँ पे संतुलित जीडीपी। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, ठीक है, क्या बोलेंगे, पहले हिंदी में बोल दे रहा हूँ, ठीक। संतुलन उत्पादन एक अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। बात समझ आ गई। ये तुम ना, मैं डिट्टो नहीं बोला लेकिन फिर भी ना तुम्हारा यही बनता है एग्जैक्ट, ठीक है। अब सुनो, इंग्लिश में कैसा लिखेंगे भाई, इक्विलिब्रियम आउटपुट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बात समझ आ रही है। जो तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड है वो तुम्हारे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। इसमें दिक्कत आ रही है किसी को, वही बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हें कुछ बातें मैं लिखवा दे रहा हूं, जो देखो भाई आगे इसके, सुनो भाई, सबने हेडिंग डाल रखी थी वैसे,
मैं तुम्हें एक ना अगली हेडिंग जो डालनी है उसमें तुम्हें बता रहा हूं। सुनो भाई, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट को शो करने की दो सिचुएशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम आउटपुट है, उसको शो करने की दो सिचुएशन है, जिसको मैं बोलता हूं संतुलित उत्पादन को दर्शाने की दो स्थितियां हैं। सबसे पहला मेरे पास है भाई, सुनो, पहला मेरे पास है AD इज इक्वल टू एस होता है, ठीक। दूसरा S इज इक्वल टू आई है। तो भाई देखो, मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूं, मेरे पास एक जो, भाई सबको वाली बातें पता है, सुन जाओ। तुमसे मैंने कहा था यहाँ पे जो आउटपुट को हम लेके चल रहे हैं, पहली वीडियो पता है सारे चैप्टर की, इस चैप्टर की मैं पहली वीडियो तुमसे कहा था, चलो दोबारा बनाऊं मैं। सुनो भाई, देखो मैं तुमसे क्या बोला कि जो ना उसकी जो पहली वीडियो है उसमें मैं तुम्हें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात उसकी ये थी कि जो हम आउटपुट लेके चल रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट से जोड़ेंगे, ठीक है। जो मेरे पास क्या उत्पादन है वो किसके बराबर भाई, रोजगार के बराबर है, समझ रहे हो। जितना मेरे पास उत्पादन है उतना ही मेरा रोजगार होगा। मैं तुमसे बोलो कि अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन कम हो रहा है रोजगार कम होगा, ठीक है। मैं इंग्लिश में जो इंग्लिश में नॉर्मल वे बोलूंगा कि आउटपुट इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो मेरे पास क्या भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब सुनो, मैं तुमसे कहा था, अच्छा इसका पता है इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, पहले 10 शूज को बनाने में एक एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है। 10 जूते को बनाने में एक एम्प्लॉय की जरूरत है। अगर मुझे बताओ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक, मैं क्या करना चाहता हूँ, 10 नहीं मैं सीधा 1000 बनाना चाहता हूँ, तो बताओ भाई कितने की जरूरत पड़ेगी, 100 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपने प्रोडक्शन को 10 से 1000 किया तो एम्प्लॉयमेंट एक जने से बढ़ के 100 पे पहुंच गई। दो कौन बोला, सुनो ये बात में आ रही है। तो इस बेस पे मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूं कि भाई जब भी हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली क्या बोलेंगे कि अगर मेरे पास ना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है तो जो इनकम है वो भी क्या है, बढ़ जाएगी। बात में आ गई। हम आज जो है भाई पहली अप्रोच करेंगे, ठीक, AD इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। तो इसमें तुम्हें एक ना क्वेश्चन की तरह डालना है, ठीक है, एक क्वेश्चन की तरह कि तुम्हारे एग्जाम में आते हैं तो तुम सब ना उतने तेज हो नहीं कि कर लोगे। लिखो भाई पहले हिंदी में, समग्र मांग समग्र पूर्ति की दृष्टिकोण की सहायता से, या फिर समग्र मांग समग्र पूर्ति दृष्टिकोण, समग्र मांग समग्र पूर्ति दृष्टिकोण की सहायता से उत्पादन संतुलन की व्याख्या कीजिए। उत्पादन संतुलन की व्याख्या कीजिए। समग्र पूर्ति, स्टार्टिंग से बोलो क्या बोल रहे हो, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति दृष्टिकोण की सहायता से उत्पादन संतुलन की व्याख्या कीजिए। लिखो भाई इंग्लिश में, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम आउटपुट विद द हेल्प ऑफ AD and AS, AD and AS, aggregate demand and aggregate supply approach, ठीक है, AD and AS approach। बोलो भाई पहले वाली बातें क्लियर। अब सुनो, तुम्हें ना अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिलता है, ध्यान रख चलना, देखो या तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन आएगा या फिर दूसरा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई आता जरूर है, हर साल का सीन है, ठीक। तुम्हें यहाँ पे इसका टेबल कर्व बना के एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहली बात ना, मैं तुम्हें रफली जो होता है ना, जो जिसको नहीं पता है भाई मेरे पास एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा बनता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा बनता है, मैं तुम्हें नॉर्मली बना के दिखा दे रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा ऐसा बनता है। सुनो भाई, सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए, इतना सबका हो रखा है ना, सुनो भाई जो फर्स्ट मेरे पास है, हम कौन सी बात कर रहे हैं, AD इज इक्वल टू
एएस के बारे में, ठीक है। समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है, इसको लेके चल रहे हैं। सबसे मैं तुम्हें पहली चीज बताऊंगा, तुम्हें कभी भी ऐसा करना होता है तो जो मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखवाया ना, जो क्वेश्चन लिखवाया है उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले तुम्हें एडी और एएस की, पहले तुम्हें एडी की डेफिनेशन, ठीक है, जो एडी है उसकी तुम्हें परिभाषा लिखनी है। इसे लिख लोगे, लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। फिर दूसरे में एएस की डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है, ये दो बातें लिख दी। फिर तुम्हें बताना होता है कि संतुलन उत्पादन क्या होता है, मतलब कि तुम्हें बताना है कि संतुलन उत्पादन क्या है। संतुलन उत्पादन क्या होता है, जगह छोड़ते चलने अपने हिसाब से, मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। ये समझ में आ रही बात? इतना करने के बाद फिर तुम्हें लिखना है दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल। इतना करने के बाद हम लिखेंगे कि दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल। मैं लिखेंगे इसे निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है। हाँ भाई, इसमें दिक्कत है किसी को? देखो मैं तुमसे नॉर्मली बोलूंगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे y और c, सबको पता है ना y और c क्या होता है? हाँ भाई, y और c मेरे पे देखो, जब भी तुम इस वाले अप्रोच को फॉलो करते हो AD इज इक्वल टू एस, यहाँ पे तुम्हें किन किन बातों को बताना होता है। तुम पहले AD इज इक्वल, देखो AD इज इक्वल टू एस को बताने के लिए तुम्हें तीन बातों को फॉलो करना है। मतलब तुम्हें कौन कौन सा कर्व बनाना है पहले वो बता दे रहा हूँ, उसके बाद देखना। सुनो, ये तुम्हारा क्वेश्चन फ्लो में जा रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन फ्लो में जाएगा, ठीक है। इनको सीखने के लिए जो जो कर्व तुम्हें याद होने चाहिए वो कौन कौन से, वो तुम्हें साइड में बनाने। सबकी A4 साइज नोटबुक होगी ना, थोड़ा छोटा बना लेना, ठीक। सबसे पहला भाई, तुम सबको एक बहुत ही छोटा सा कर्व पता होगा। अंकित पता कौन सा है? बोल। ऐसा क्या क्या कौन सा है? समग्र पूर्ति। सोहानी कौन सा कर्व है? हाँ भाई धीरज, कौन सा कर्व है? चलो भाई यहाँ देख लो, मेरे पास ये समग्र मांग है, मतलब कि जिसको हम सी बोल देते हैं। ये मेरे पास ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक है, स्वायत्त उपभोग बोलते हैं इसको। बात में आ रही है? तो ये तुम्हें बातें पता होनी चाहिए नॉर्मली, मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक। दूसरी बात भाई, यहां से मेरे पास ये क्या है, ये y का कर्व होता है, सबको पता है ये वाला कर्व, ठीक। ये मेरे पास c का है, ये y का है। अगला और लास्ट मैं बता रहा हूं, ये मेरे पास i का है। बस में आ रही है? c, y और i। सुनो भाई देखो, तुम्हें वाली बातें पता लगी पहले दिन सबको, c का, y का, i का। तुम्हें पहले कर्व पता होना चाहिए, कर्व क्या होते हैं, ठीक। तुम्हें इसके बारे में बता दिया चुका है बहुत बार, ठीक है। इसके बारे में बताया, इसके बारे में, इसके बारे में। भाई तुम्हारा 45 डिग्री का बनता है, ये वाली बातें पता होगी, ठीक है। तुम्हें छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि बच्चों ये 45 डिग्री का क्यों होता है, ठीक। ये पिछले चैप्टर में हमारे हो चुका है। अब सुनो, तीनों बातें बन गई। इन तीनों को ऐड करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू AS वाला कर्व, ठीक है। कैसे बनेगा भाई, हमें नॉर्मली वही समझना है और कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बनाना इसके अंदर। सुनो, लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रख के चलना है। पहले हम बनाएंगे कर्व को, समझ रहे हो? और कर्व कह रहा हूं, पहले हम बनाएंगे टेबल को, ठीक है, जिसको हम तालिका बोलते हैं, पहले वो बनाएंगे। और तालिका भाई बच्चे दो तरीके से करते हैं, पहला तुम याद कर लो, दूसरा समझ लो, ठीक है। लेकिन मेरा मानना होता है कि तुम्हें याद कर लोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। एक टेबल को याद करके चलो, जहां पे तुम्हें आंसर लिखना हो छाप दो, ठीक। समझा कुछ? अब सुनो, अच्छा मुझे यहाँ पे पहले बताओ कि अगर मेरे पास, सुन जाओ पहले मैं बोल रहा हूं, अगर AD इज इक्वल टू एस है तो S इज इक्वल टू I होगा कि नहीं होगा? होगा, नॉर्मल सी बात है भाई।
अगर AD इज इक्वल टू एस है तो S इज इक्वल टू आई होगा ही होगा। भाई ये जो मैं बातें बोलता हूँ ना, मैं तुम्हें लिखवा सकता हूँ इसके ऊपर, बस लिखवाता चले नहीं हूँ, तुम थोड़ा सा याद रख के चलो। ये तुम्हारे MCQ बनते हैं, सिर्फ ये लिखवाई हुई बातों पर फोकस मत क्या करो, जो बातें बोलता हूँ ना सीखा करो, ठीक। ये तुम्हारे MCQ में जो MCQ करोगे ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तुम्हारे बोलने वाली बातों से होंगे, वरना नहीं होने वाला MCQ, ठीक है। 4-5 मार्क्स से प्रैक्टिकल आ गए आगे। सुनो, सबसे पहली बात भाई, मैं छोटा सा अगर एग्जांपल लेके चलूं, मेरे पास इसमें क्या क्या बातें होंगी, या सुनो, सबसे पहले मान रहा हूं मेरे पास y इज इक्वल टू 0 है, इसे थोड़ा हटा दूं मैं ऊपर वाले को, हाँ इधर इस साइड में बनाना है इसे तो नहीं, फिर भी रेफरेंस के लिए बना लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ना लाइन खींच लो, ठीक है, बना लो उसे। भाई जो जो मैंने बताई थी ना, जो यहाँ बातें बताई हैं, उसके लिए जगह छोड़ देना। सुनो, सबसे पहले हमें पता है y मेरे पास है, ठीक है, इनकम होती है, y के बाद मेरे पास c आएगा ही आएगा, ठीक है। भाई सुनो, अगर मेरे पास c आ रहा है, ठीक, तो मुझे बताओ कि इसके आगे और क्या इफेक्ट पड़ता है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट या फिर जो सेविंग होती है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सुनो, मैं ऐसा बोल रहा हूं y इज इक्वल टू 0 है, नीरज पता सी कितना होगा यहाँ पे, भाई इनकम बिल्कुल नहीं है, ले लूं क्यों, क्या बोलेंगे उसे, उधार लेके, तो बेटा भाई प्याज वाली बातें बोल रहा है। हाँ भाई सूरज, क्या बोलेंगे उसे, उपभोग, क्या बोलेंगे बाहर से, तो बता भाई, टाइम वेस्ट होता है, स्वायत्त भोग बोलते हैं, कुछ तो याद रखो भाई। सुनो, जैसी हरकतें चल रही है ना, है नहीं 12th वाली, यहाँ सुनो, y मेरे पास 0 है तो c मेरे पास क्या है, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। ये वाली बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब इतने इससे ज्यादा बार बताएं फिर तो हो गया मेरा काम। तो आप यहाँ सुनो, मेरे पास क्या है, y 0 है और c मेरे पास कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। मैं भाई c को यहाँ पर 30 लेके चल रहा हूँ, ठीक, जो c है मेरे पास उसको 30 लेके चल रहा हूँ। उसके बाद देखो भाई, अगला मेरे पास, फिर अगला है, मैंने अपनी जो इनकम है वो 0 से 20 कर दी, तो मेरे पास ये भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा, ये पुरानी वाली बातें सारी। फिर मैंने इसको 20 से 40 किया है, 40 में जैसे इसको मेरे पास ये थोड़ा और बढ़ जा रहा है, ठीक है। 40 से फिर मैंने इसको 60 कर दिया, ठीक है। जैसे 60 किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या, उसने कंजप्शन को भी अपने 60 कर लिया, ठीक है। हाँ भाई, उसके बाद जैसे ही मैंने इसको 80 किया, यहाँ पे 70, भाई मुझे कोई इसके पीछे लॉजिक बताएगा, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 80 और 70 क्यों हो गया, कोई बताना चाहेगा इसके पीछे, स्वयं बोलना। यहाँ पे भाई सेविंग क्या स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मेरे पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसकी इनकम उसके कंजप्शन के बराबर है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तरह से मुंह बनाए बैठे हो, तो मैं इसके कम से कम ना 9 से 8 पॉइंट बन जाते हैं आराम से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके पॉइंट बनते हैं। तुम जो इसको एक्सप्लेन करोगे ना, पॉइंट वाइज करोगे, पहले पॉइंट पे ये, दूसरे पॉइंट पे ये, तीसरे पॉइंट पे, लिखवा रखा याद है ना, ध्यान रख के चलना। फिर मेरे पास भाई इसका अगला लेके चल रहा हूँ 100, ठीक है। तो 100 जब लेके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसका 80 कर दिया है, फिर 120, तो मैंने यहाँ पे 90 किया है, और फिर जैसे ही लगा दिया, ठीक है। फिर 140 है, क्या हुआ, तो भाई मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 100। अब सुनो भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ शुरू होती है कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, ठीक। सुनो, यहाँ थोड़ा फोकस करो भाई, मुझे बताओ यहाँ पे आई जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आई मेरे पास क्या होगा, और अगर मैं बोल दूं AD, कोई मुझे बताएगा AD कैसा आएगा यहाँ पे, हाँ भाई AD कैसा आएगा पता, C+I से। मेरे पास यहाँ पे जो AD कैसा आएगा भाई, C+I से। अब ऐसा कौन है जो खड़ा होकर बिल्कुल सारा आई बता देगा, है कोई ऐसा जो सारा का सारा आई मेरे को बता दे, बताओ।
-30, ठीक है, आगे बोलो। -20 बट थोड़ा गौर से देखो, ये तुम्हारे पास एस नहीं है, आई है, ठीक है। वो तुम एस की बातें बता रहे हो, सेविंग माइनस में जा रही है, समझे कुछ? और कोई है? मैंने आई पूछा है भाई, किसी को बोलना है कुछ? अच्छा, देख के बोलोगे। या सुनो, देखो भाई, यहाँ पे सुनो, वो ना एस की बातें चल रही तो भाई ये आई है, तो मैं इसका ना एक जो अगली बात ध्यान रख के चली ना, वो क्या है, हम एग्रीगेट डिमांड कितनी करने हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? यहाँ पे बस क्या है, हमने सिर्फ सी की बात करी है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ सी है, तुमने इसके अंदर बहुत सारे जो अदर फैक्टर है वो छोड़ रखे हैं, ठीक। देखो मेरे पास होता क्या है, वाई और एडी, ठीक है, वाई और एडी हमें याद कर चलना होता है, कोई सा भी डाटा याद कर लो और बाकी के सी और आई तुम निकाल लोगे, ये हमेशा होता है, ठीक है। सुनो, मेरे पास यहाँ पे जो है ना, जब एग्रीगेट डिमांड मेरे पास, हम पूरे देश की बात लेके चल रहे हैं, पूरे देश की बात है, ठीक है, हम पूरे देश की, मैं अरे यार मैंने क्या कहा था, पैसा हो कि नहीं हो चाहे ना हो, प्लानिंग तो करेंगे कम से कम, क्या कहा था मैंने, याद है कुछ? मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एग्रीगेट जो डिमांड है इच्छित होती है, प्लान होती है, प्लानिंग कर रखी है मैंने, अब प्लान तो कितने की हो जाएगी, ठीक, पैसा नहीं तो उससे क्या हो गया, प्लानिंग करो खूब, ठीक है। हमारे पास, हम मानते हैं कि भाई एक्चुअली पैसा है हमारे पास, ठीक है। अब सुनो, एडी 50 आ रहा है, अगर एडी 50 है टोटल, इसका मतलब क्या है, सी मेरे पास 30 है, ये कितना आएगा, कुछ ना कुछ आएगा भाई। देखो जिसको बहुत दिक्कत आ रही है, वाई को और एडी को याद कर लो, ठीक, जरूरी नहीं है पूरा करोगे, 20 से हटा दो नंबर, मेरा मानना थोड़ा सा लंबा कर लोगे ना फायदे में रहोगे, और कुछ नहीं होता। सुनो भाई, इसके हाँ भाई, यहाँ से बस मैच कर जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। सुनो भाई, मेरे पास यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे क्या मैंने 60, 70, फिर 80, 90, ओ भाई बस हो गया, 100, फिर मेरे पास यहाँ भाई 110, 120, ठीक है। हाँ भाई सुनो, अब सबसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात समझो, एडी और वाई को याद कर लो, बाकी तुम्हारा हो जाएगा, सी तो हो जाएगा और आई हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई बताओ, अगर एडी इतनी है तो मेरे पास यहाँ पे कितना, 20 हो गए, ठीक। अगला ये इतना है, कितना होगा, हाँ भाई 20 होगा यहाँ पे, मैं तुम्हें ना लास्ट में लॉजिक बता जाए, ऐसे मुंह मत बनाओ सब, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 20, यहाँ कितना होगा, समझ रहे हो? अरे भाई इन बातों को याद कर लो ना, क्या कर रहे हो सब, ठीक है, समझ गया ना? तो बस वो तुम बिना बात में साइंटिस्ट बन रहे हो तुम्हारे दिमाग से। हाँ भाई, ये सबको सारी बातें क्लियर है, हमें इसका लेवल मेंटेन करके चलना ही पड़ता है, ठीक है। हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जो बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कहाँ जाएगी, भूखे थोड़ी मरेगी वो, समझ रहे हो? ये सारी बातें क्लियर है। पहले कैसे बनाए, तो एक कर्व जो टेबल है ना, ये याद होनी चाहिए। अब क्या करें मैं, इसको बस कर्व पे शो कर देना है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और क्या बता सबको, जितने प्रैक्टिकल सारे हो गए, तो बस तुम्हारी थ्योरी थ्योरी चल रही है अब। सुनो अब ना, तुम सबको एक ना बहुत ही ये मान लो सटीक तरीका बता रहा हूं, सुनो क्या, सुनो भाई, सबसे तुम्हें बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कर्व को बनाने का, ठीक है। पहले कर्व बना लो, ठीक है, फिर नंबर डाल दो अपने हिसाब से, समझे? पहले कर्व को बना डालो, फिर नंबर डालो। मैं तुम्हें पास ना स्केल होगी तुम लोगों के पास आराम से, पता यहाँ पे नहीं, घर पे तो होगी आराम से। ये नॉर्मल सा मेरे पास पहले बने, ठीक। सबसे पहले मेरे को कौन सा याद आएगा, वाई, ठीक है। वाई के बाद सी, आई, एडी, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला वाई, चला गया भाई वाई। अच्छा ये बताओ पहले, वाई जो है, सुनो एक बार, हमें ना
सबसे इंपॉर्टेंट और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखिए, अगर तुम्हें ये नहीं आया ना बेटा, इसका जो अगला चैप्टर है पूरा भूल जाना, ठीक है। अगर ये वाला नहीं आया पूरा, ठीक, कि बैलेंस्ड क्या होता है, ये कौन सा कहाँ पे कट कर रहा है तो क्या बन रहा है, अगर तुम्हें ये नहीं आया तो बस बत्ती गुल है फिर। समझ आ गई बात? सुनो, पहले y का बन गया, ठीक। y का हमें पता है भाई, सबसे पहली बात क्या, 45 डिग्री मुझे लिखना है, फॉर्मेलिटी करनी है, और मैंने तुम्हें बता भी दिया है इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, ठीक। उसकी अगली बात क्या है, मेरी सेविंग कहाँ शुरू हो रही है, 20 से शुरू हो रही है, कांस्टेंट जा रही है, वो बराबर जा रही है, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ 20। ये अच्छा, इन्वेस्टमेंट आई मेरे पास कितना आ गया भाई, ये रहा, ठीक है। बोलो, इसके बाद अगर किसी को दिक्कत आती है तो इसमें बोलना है किसी को कुछ बताओ। अब जो बातें बोलूंगा ना तुम बोलो ये तो पहले बता नहीं था, ठीक। अब सुनो, मेरे पास बताओ सी कहाँ शुरू हो रहा है, इसको अगर मैं 20 मान रहा हूँ, सी मेरा 30 से शुरू हो रहा है, तो मानूंगा इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। जो मेरे पास सी क्या है भाई, हाँ 30 से है ना, ठीक है, 30 से, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाई पे कट कर रहा है क्या वो, सी जो है वाई पे कट कर रहा है, कितने पे, 60 पे, 60 पे कट कर रहा है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई मैंने इसको 60 पे, ज्यादा पर चला गया ना, कोई नहीं, तुम्हारा सही जाएगा, ठीक है, मेरा भी जाना चाहिए। यहाँ सुनो, ये मेरे पास क्या है भाई, ये सी है, समझ रहे हो, ये क्या है मेरे पास, सी कंजप्शन है। अब सुनो, अगला क्या है मेरे पास, एडी क्या होता है, सी प्लस आई होता है, ठीक। तो मुझे बताओ मैंने सी में कितना कितना ऐड किया, जो सी प्लस आई मतलब एडी बन गया, कितना कितना ऐड किया, 20 30 कौन बोला, अच्छा कितना ऐड किया भाई, 20 ऐड किया ना, तो इसका मतलब क्या है, यहां सब फोकस करो, सी के बीच में और एडी के बीच में कितने का अंतर है, 20, ठीक है। यहाँ सुनो, थोड़ा ना इतना भाई, इन दोनों के बीच की ना जो लाइन ना पैरेलल होगी, ठीक है। ओए हाँ भाई, ये y ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारे पास क्या है, c प्लस आई इज इक्वल टू ए डी। वीडियो में आ रहा ना, आ रहा। सुनो, ये वाली बात पता लगी। अब मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ, बताओ इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, अरे आई है वो, 20 बता रहे हो, इसके बीच का डिफरेंस क्या बोलेंगे, आई। सी और सी प्लस आई के बीच का डिफरेंस का क्या बोलते हैं भाई, आई होता है। नॉर्मली बोलूंगा, सी और एडी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए, ये क्या मेरे पास स्वायत्त उपभोग है, ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन है। आई कर्व क्या शो कर रहा है, मेरे पास आई शो करता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट विच इज 20, ठीक है, जो निवेश है मेरे पास क्या भाई स्थिर है, जो कि 20 है, ठीक। फिर अगली बात मेरे पास क्या है भाई, जो उपभोग है, ठीक, उपभोग और जो मेरे पास समग्र मांग, इसके बीच का अंतर 20 है, जिसको निवेश बोलते हैं, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड एग्रीगेट डिमांड इज 20 विच इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये वाली बात है तो लग गई। नेक्स्ट भाई मुझे बताओ एडी इज इक्वल टू ए एस कहाँ पे है, कौन बताएगा, एडी इज इक्वल टू ए एस कहाँ पे है। मैं ना 3-4 पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो यहाँ देखो, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसको ले लो मैं ए, इसको बी, इसको सी। अंकित तू बता दे मेरे पास ना एडी एस कहाँ पे बराबर है, कहाँ पे, इस पे ये, अच्छा ये, ठीक है भाई। सुनो तो बता, देखो मेरे पास कौन सा, देखो ये मेरे पास y क्या होता है, y इज इक्वल टू एस होता है, सबको पता है, ठीक है। और c प्लस आई का मेरे पास एडी, तो ये मेरे पास वो पॉइंट है जहां पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है, ठीक है। अब सुनो भाई, मुझे पता है तुम सब कलाकार हो, ठीक, अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना, ठीक, समझ रहे हो ना। देखो अगर तुम्हें एकदम परफेक्ट बनाना है तो प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, क्योंकि ना
जो तुम्हारा एग्जामिनर हुआ, जो तुम्हारे सीट को चेक करेगा, वो तुम्हें ना तुम्हारे इसके आंसर देख के तुम्हारी औकात पता लगाएगा तुरंत। इसको एक्सप्लेन कर लोगे? इसको तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब कि हिंदी वालों को हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। तो पहले तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तुम्हें मैंने पूरा एक क्वेश्चन की तरह लिखवाया है, ठीक है? जब भी तुम्हें टेस्ट में दे दूं तो तुम्हें सारा का सारा आ जाना चाहिए, ठीक है ना? इसमें कुछ बोलना है किसी को? निवेश ऐसा देखो, हम ऐसा मान के चलते हैं कि अपनी कमाई का इंसान जो है ना, देखो एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपनी कमाई का हमेशा एक निश्चित हिस्सा जमा कर रहता है, इसीलिए तो स्थिर होता है वो, ठीक है? भाई किसी को कुछ पूछना है? पूछ लो, जो रिकॉर्डिंग देखे उसके मजे आ जाएंगे कि भाई ऐसे राउट निकलते हैं। ये वाली देखो उधर मेरे पास एक एडी है, ठीक है? तो सी तो उसके नहीं चलेगा, पता लग रहा सारा कम है, सी चलेगा उधर, ठीक? ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, ठीक है? तो बस क्या करना है हमें, ये कैसे बना है, एडी कैसा है, सी प्लस आई है ना, सी को जोड़ दिया, आई को जोड़ दिया, ठीक? तो भाई इसके बीच का अंतर क्या होगा, 20 रहेगा ना, समझा कुछ? तो ये मेरे पास क्या है, जितना इसका अंतर है उतना ही तुम्हारा इसका अंतर होगा, ये है, ठीक? हाँ भाई, और कुछ किसी को पूछ लो जिसको पूछना है, भाई रिकॉर्डिंग वालों के मजे आएंगे फिर, ठीक है भाई? सबको क्लियर है? एडी लाइन हमें बनानी है, जब भी ऐसा देखो हम एडीएस पढ़ रहे हैं ना, तो एडी और एस की लाइन बनानी है। ये एडी कहां से आया, इन दोनों को जोड़ के, ठीक? एक बात देखो और लॉजिक बता रहा हूँ, जब भी हम पढ़ेंगे भाई एडी और एस तो आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें ना ये तो वही बात हो गई कि भैया 60 फुटा रोड है, हाँ याद रखो उसे, ठीक है? हाँ भाई, सबको सारी बातें क्लियर है? अब किसी को कुछ बोलना है, करो सुनो डाउन।